हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और हमने पिछले लेक्चर में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने सभी का डिस्कशन किया था। आज इस लेक्चर में हम इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न पीसीएस एग्जाम्स हो या बीपीएससी का एग्जाम्स हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम रहा हो या आरओ का एग्जाम रहा हो, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज हम उन सभी का डिस्कशन इस घटना चक्र के माध्यम से करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है इसमें कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है तो ये हमको बताना है। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो सोचिए क्या हो सकता है इसका ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा भारत तथा इंडिया। ये ऑप्शन होगा भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ हो गया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये कहा गया है कि जो भारत है अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। दूसरा प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। तो अभी हमने पढ़ा तो क्या होगा, डी ऑप्शन इसका, राज्यों का यूनियन। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। तो भारत के जो राज्य क्षेत्र में उसमें कौन कौन से समाविष्ट होंगे राज्य, तो पहला है राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वो सब समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो ये याद रखिएगा, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के जो भी नाम है तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उन सभी का वर्णन किसमें किया गया है, तो संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें इसका वर्णन किया गया है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो इसमें संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो यह है अनुच्छेद 3 में। और जो अनुच्छेद 3 है वो किससे संबंधित है, तो नए राज्यों के गठन से संबंधित है। इसमें यह है कि दो छोटे राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बनाना है। क्या है, दो छोटे राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बनाना है। किसमें, आर्टिकल 3 में। किसी राज्य के कुछ हिस्से को निकालकर एक नया राज्य बनाना, जैसे उत्तर प्रदेश से निकालकर उत्तराखंड बना, बिहार से निकालकर झारखंड बना और मध्य प्रदेश से निकालकर के छत्तीसगढ़ बना। वो हमने पिछले उसमें लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से, और राज्य की सीमा को घटाना या बढ़ाना, राज्य की सीमा के नाम में परिवर्तन करना, ये सारे कार्य और ये सारी शक्तियां किसके पास होंगी, तो संसद के पास होंगी। तो ठीक है, हमने आर्टिकल 3 का डिस्कशन कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। उसमें भी यही बात बोली गई। देखिए व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं, नाम में परिवर्तन का अधिकार शक्ति किसके पास है, भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। तो इस आर्टिकल 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब भारत राज्यों का संघ होगा, ये बात कही गई है। अनुच्छेद 2 में क्या के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। जो आर्टिकल पहला है, आर्टिकल 1 है, उसमें भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा जो अनुच्छेद है उसमें है कि भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास होगी। और अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों के गठन की बात की गई। तो ये तीनों आर्टिकल थे, इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। तो किसमें निहित है, संसद में निहित है। पांचवा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। छठवां
है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो फिर से वही क्वेश्चन, संसद को प्राप्त है। तो संसद क्या कर सकती है? नए राज्य मतलब दो छोटे राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य के कुछ हिस्सों को निकाल कर एक नया राज्य बना सकती है, जैसे अभी मैंने बताया यूपी से निकालकर उत्तराखंड, बिहार से निकालकर झारखंड, एमपी से निकाल करके छत्तीसगढ़ बना। और राज्य की सीमा को घटाना, बढ़ाना, राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन करना, और ये सारी शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो ये संसद को प्राप्त है। और किसके आधार पे ये सब करती है? तो साधारण बहुमत के आधार पे ये जो कानून बनाती है संसद। सातवां है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो फिर संसद को। जस्ट अभी मैंने सारी चीजें बताई। आठवां प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो प्रश्न हमेशा आपको बहुत अच्छे से केयरफुल होकर पढ़ना है। इसमें कहा है कि कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। ए है इसमें कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बी है इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधनों का क्या होगा? प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। और डी है इसमें कि इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका परिवर्तन पड़ता है। तो अब इस चारों में, इस ऑप्शन में कौन सा गलत है ये हमको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी है। अब मैंने कल बात की थी कि इस प्रकार, देखिए इसमें लिखा है कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, ये इसमें बोला गया है। तो देखिए अब मैंने कल बात की थी आर्टिकल 368 की। तो इसमें जो थे, देखिए हमारे जो संविधान में संशोधन होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से, तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। ये 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं हमारे संविधान में। अब है लेकिन साधारण बहुमत के द्वारा जो किया जाने वाला परिवर्तन होता है वो मैंने बताया था कि तकनीक रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। उसमें बोला गया है क्योंकि साधारण बहुमत से किया गया संशोधन का जो उल्लेख है हमारे आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है, इसकी प्रक्रिया में नहीं आता है। तो इसलिए इस प्रकार की विधि को आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो ये आपका सी वाला जो है ये गलत है। इसमें लिखा है कि संशोधन समझा जाएगा, इसलिए यह गलत है। अब इसकी व्याख्या है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया मतलब संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 4 का सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्पों के कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही है। तो वही जो मैंने बताया, अब इसमें थोड़ा लैंग्वेज टफ कर दी है, बात वही है। 9वां प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो आप ही बताइए। मैं देखिए बता चुकी हूँ, अब इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है आप बताइए। तो इसमें मैंने बात की ना कि साधारण बहुमत से होगा, तो इसका जो होगा ए ऑप्शन होगा। 10वां प्रश्न है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। गलत। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, ये भी सी नंबर गलत। ऊपर एक में से कोई नहीं, तो इसका होगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा। इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, किससे? साधारण बहुमत द्वारा। किसमें? संसद में। अब हमारा 11वां प्रश्न है कथन ए भारत संघ नहीं है कारण आर क्योंकि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। फिर से इसमें है कि कथन बोला गया भारत संघ नहीं है क्योंकि, कारण इसमें है क्योंकि कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की जो शक्ति है वो संघीय संसद को प्राप्त है। तो क्या ये कथन और कारण दोनों सही हैं? क्या इसकी सही व्याख्या आर करता है? तो ये हमको बताना है। तो देखिए
पहले भी पढ़ा कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है, तो ये पहला वाला कथन तो गलत ही हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये गलत है, लेकिन आर सही है कि किसी भी राज्य का जो क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित जो करने की शक्ति है वो संघीय संसद को प्राप्त है। तो कारण आर सही है। तो इसका जो विकल्प होगा डी होगा कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स है। किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। मतलब वो चाहे तो मान भी सकती है उसकी बातें और नहीं चाहे तो नहीं भी मान सकती। मतलब संसद इसके लिए बाध्यकारी नहीं है, अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। तो मतलब संसद को यह अधिकार प्राप्त है। ये गलत है किंतु आर सही है। 12वां है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए इसमें जगह खाली दी गई है और सहमति की आवश्यकता है। तो किसकी? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। राज्य के विधान सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की या राज्य की नहीं। तो इसमें राज्य की नहीं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्यों की नहीं, मतलब सहमति की आवश्यकता उसको नहीं है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है कह रहा है। तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करके एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो इसका डी ही ऑप्शन है। ये जो है ये उपबंध संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो मतलब बाकी तो हमने पढ़ा कि एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करके। तो ये सब ये आपके संवैधानिक उपबंध में शामिल है। बाकी ये डी वाला ये शामिल नहीं है। फिर से वही व्याख्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने, उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इसमें नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। तो देखिए नए राज्यों का जो प्रवेश है आर्टिकल 2 से संबंधित है। तो उसमें क्या है कि भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। तो आर्टिकल 2 में ये बात कही गई। तो नए राज्यों का जो प्रवेश है वो आर्टिकल 2 से संबंधित है। अब आर्टिकल 3 की बात कह रहा है कि तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। बाकी ये तीनों हैं ना। तो 3 में क्या है? नए राज्यों का गठन, दो छोटे राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बनाना, किसी राज्य के कुछ हिस्सों को निकालकर एक नया राज्य बनाना, राज्य की सीमा को घटाना बढ़ाना, राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन करना, ये सब शक्तियां किसके पास है? आर्टिकल 3 के तहत संसद को मिली हुई हैं। और नए राज्यों के प्रवेश की बात आर्टिकल 2 में की गई है। तो संविधान के 3 के तहत राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संसद में या विधि निर्माण के द्वारा निहित है। जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश व या उनकी स्थापना कर सकती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। सही बताना है। इसमें पहला है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है कि इसमें ये जो संघ है, ये संघ राज्य जो है समझौते का परिणाम नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि संघ को, जो राज्य को, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का भी अधिकार नहीं है। तो ये है सही पहला वाला कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं, क्योंकि यह कोई समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा है एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तो हाँ, हमने पढ़ा था कि एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। इन्होंने कहा था कि जो आधार होना चाहिए राज्यों के पुनर्गठन का वो प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पे। तीसरा था पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो बिल्कुल सही है ये भी तीन। इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी तीनों। तो आइए इसकी
व्याख्या भी देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसका अर्थ है कि संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण संघ राज्य जो है वो समझौते का परिणाम नहीं है। इसी कारण राज्य किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके आयोग 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तो ये दूसरे आपके प्रश्न का वही अच्छे से व्याख्या है कि 1948 में जो एसके आयोग था, इसने भाषाई आधार पर नहीं बल्कि इसने जो राज्यों के पुनर्गठन का आधार था उसने प्रशासनिक सुविधा को बताया। 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की जो कमेटी थी, कौन सी, जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया। तो इन्होंने भी जेवीपी जो कमेटी ये गठन की गई, कब गठन हुआ इसका, अप्रैल 1949 में। तो इसने जब अपनी रिपोर्ट दी, मतलब अपनी चीजें बताई, तो इसमें क्या है, राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो बताया वो मतलब भाषाई आधार नहीं बताया। इन्होंने भी इसका भाषाई आधार पर गठन का इन्होंने मतलब स्वीकार नहीं किया भाषाई आधार पर गठन को। तो ये इसमें तीनों पॉइंट इसमें डिस्कशन हो गए हमारे। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। आप बताइए, आप इसमें से क्या सही है। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह जो संघ राज्य है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसीलिए भारतीय राज्य कोई भी संघ से राज्य जो है वो संघ से अलग नहीं हो सकता। तो पहला तो सही है, लेकिन अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा उसको नहीं मिलेगी, इसलिए ये वाला गलत है। इस तरीके से केवल इसका ये ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसदीय संघ में नए राज्य के प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। तो जो संघीय संसद है, मतलब संसदीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। नए राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्य या राज्यों के भाग को अलग या मिला करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने या मतलब उसका अधिकार, संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार इसका कथन 1 सही था। अब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण एक बिंदु है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र या व्यक्ति स्वातंत्र का मूल अधिकार तो प्राप्त है, ठीक है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता, मतलब भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्ति निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है, युक्ति निर्बंधन राज्य द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। तो भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी क्या होता है, संबंधित विधि के तहत इसको अपराध माना जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक थे, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। तो इसमें कहने का मतलब था कि इस आर्टिकल के तहत नागरिकों को वाक स्वतंत्र, अभिव्यक्ति स्वतंत्र का मूल अधिकार तो प्राप्त है, परंतु अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि, अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्ति निर्बंधन जो है वो राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तो इसीलिए भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी क्या है, जो ये वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत इसको अपराध माना जा सकता है। अब है 17 नंबर का क्वेश्चन। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। तो देखिए, इसमें पहला ही होगा 14 राज्य और संघ 6, ये जो राज्य थे वो 6 थे। तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य संघ बनाए गए, तो 14 राज्य और 6 राज्य संघ बनाए गए। इसमें
स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। इसका गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में। तो फिर से वही क्वेश्चन है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। 19वां है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 25 राज्य 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य 7 संघीय प्रदेश जिसमें राजधानी क्षेत्र सम्मिलित है, और सी है 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य, मतलब इसमें है कि प्रश्नकाल के दौरान की बात कर रहा है। प्रश्नकाल के दौरान का मतलब ये हुआ, प्रश्न है ये जो प्रश्न है ये है यूपीपीसीएस प्री 2002 का। तो उसी समय की बात कर रहे हैं कि प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य और 7 संघ राज्य हो गए। फिर पुनः जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत कुल 28 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। तो 28 राज्य जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया तो कितने राज्य और कितने के केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। अब इसके बाद तत्पश्चात दादर और नगर हवेली जो था, तो इसमें जो दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव को एक कर दिया गया, मतलब मिला दिया गया, और संघ राज्य क्षेत्र जो थे उनकी संख्या 26 जनवरी 2020 से कितनी हो गई? 8 हो गई। वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो हमने इसकी बात भी पिछले लेक्चर में हमने की थी। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्र हैं। 20 से तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी, मतलब राज्यों की संख्या होगी? तो जब तेलंगाना बना तब उस समय 28। तो इसमें अभी हमने पढ़ा कि तेलंगाना जो राज्य था वो बन जाने के बाद, मतलब 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। तो 2 जून कब हुआ? 2 जून 2014 को। अब इसके बाद भारत में राज्यों की जो संख्या कितनी हो गई थी? 29 हो गई थी। लेकिन जम्मू और कश्मीर के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के पश्चात, मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो ये जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख ये 2 संघ राज्य क्षेत्रों का बना दिया गया। तो उसके बाद जो थे टोटल कितने हो गए? 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया, उसका एकीकरण कर दिया गया। इसके पश्चात जो संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। यह अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है। तो इस तरीके से यह इसकी व्याख्या थी। तो यही बात इसमें देखिए की है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में जो राज्यों की संख्या 29 हो गई, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की जो संख्या थी वो 8 हो गई। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8, इसका सी ऑप्शन होगा। 22 से निम्नलिखित में से संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, गोवा और पुडुचेरी। तो ये गोवा क्या है? एक राज्य है। तो इसमें कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो गोवा नहीं है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि गोवा को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो चलिए बताना है। तो देखिए इसको भी आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया। तो आइए इसकी डायरेक्ट इसकी व्याख्या पे आते हैं, देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का जो नाम था अभी तक नहीं बदला गया था। जून 2014 में तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था और इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। तो इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का जो नाम
अभी तक नहीं बदला गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का जो प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया। तो मतलब जब तेलंगाना का निर्माण हो गया तो उसके अगले 10 वर्षों तक की अवधि तक क्या हुआ कि हैदराबाद के जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो ये हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान किसमें किया गया? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 तक किया गया। फिर है कि तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। मतलब 10 वर्षों के बाद फिर क्या होना था कि इसकी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियों अमरावती, ये क्या थी? विधायी राजधानी। मतलब 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियों कौन कौन सी? अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल जो थी न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया था। परंतु नवंबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा घोषणा के अनुसार अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकल राजधानी होगी। तो इसमें यह था कि 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियों कौन कौन सी? अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया था। परंतु नवंबर 2021 में राज्य सरकार के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एक ही राजधानी होगी, यह इसमें कहा गया। तमिलनाडु की जो राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम क्या है? चेन्नई। तो तमिलनाडु की जो राजधानी थी पहले मद्रास, इसका अद्यतन मतलब आपका नाम क्या है? चेन्नई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम मतलब वर्तमान नाम है कोलकाता। और केरल की जो राजधानी त्रिवेंद्रम, इसका अद्यतन नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम हो गया है। तो अब तमिलनाडु की राजधानी मद्रास की जगह मतलब चेन्नई, उसका नाम मतलब चेंज हो गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अभी 24 है कि दिल्ली है। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। 25 के संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो ये क्या है? 69। तो किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो ये है 69वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम करते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। तो जो ये 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम करते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 369 अनुच्छेद 239 है 39 का के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर का इसको दर्जा दिया गया। अब इसमें 26 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन मतलब कानून बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें आर्टिकल 240 का सब क्लॉज 1 का इसमें है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, लेकिन इसके घ में तो आर्टिकल 240 का सब क्लॉज 1 घ में है पुडुचेरी, तो पुडुचेरी नहीं है। घ में दमन और दीव की बात की गई, किसमें? घ में। घ में दमन और दीव सही है, लेकिन पुडुचेरी में घ में क्या है? इसमें सुमेलित नहीं कह रहा है। तो घ में दमन दीव की बात की गई, घ में, और गा में बात की गई है दादर नगर हवेली की। तो देखिए मैं फिर से समझाती हूँ। इसमें यह है कि इसमें जो 240 का सब क्लॉज 1 का जो गा है, इसमें क्या था? दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को इसमें स्थापित कर दिया गया है। जो घा था, इस घा में पहले दमन दीव था, तो इस जो घा है इसको विलोपित कर दिया गया है। और इसमें जो घा है
ये जो पुडुचेरी है ये किसके तहत है, तो अंगा, इसका जो है 240 का सब क्लॉज 1 अंगा में है पुडुचेरी। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति, अब देखते हैं 240, अब देखिए सब सेम है, बस का खा गा करके इस तरीके से दिया गया है। तो का में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, खा में है लक्षद्वीप, गा में है दादर और नगर हवेली, घा में दमन और दीव, अंगा में पुडुचेरी। अब इसमें है कि संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति, सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। जो राष्ट्रपति होगा क्या होगा, संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए कानून बना सकेगा, विनियम बना सकेगा। डी में अनुच्छेद 240 का 1 जो है उसके सब क्लॉज घा के अकॉर्डिंग इसमें पुडुचेरी दिया गया है। तो घा में पुडुचेरी जो दिया गया है वो क्या है, गलत है। ये किस में है, पुडुचेरी अंगा में है। और वर्तमान में दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव जो है इनको क्या किया गया है, विलय कर दिया गया है अधिनियम 219 के द्वारा। अनुच्छेद 240 का सब क्लॉज 1 का ग के तहत दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव को स्थापित कर दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 240 का सब क्लॉज 1 का घ जो है उसको विलोपित कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये इसकी व्याख्या थी और इसको ध्यान से पढ़िएगा तभी ये आपको समझ आएगा। अब इसमें 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत कह रहा है। तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी मतलब गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है। दीव जो है खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन मतलब ये कॉलोनियल रूल्स के अंतर्गत थे। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, क्या ये सही है। दूसरा है कि दीव जो है वो खंबात की खाड़ी में क्या टापू है, क्या ये भी बात सही है। तीसरा है इसमें सी कि दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन मतलब कॉलोनियल रूल्स के अंतर्गत थे। तो इनमें बताना है कौन सा एक गलत है। इसमें डी वाला जो ऑप्शन है वही गलत है कि दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो ये जो है डी ऑप्शन ये गलत है। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष के निर्णय के पश्चात दादर और नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। तो इस तरीके से ये 3 जो अन्य कथन है वो सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था, किस संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1974 में इसको सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया था। तो चलिए इसकी व्याख्या। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य मतलब एसोसिएटेड जो स्टेट था उसके रूप में इसको शामिल किया गया। और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां यह राज्य था जो पूर्ण राज्य का दर्जा इसने प्राप्त किया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हुआ या प्रदान किया गया। अब 35वां जो संशोधन हुआ था उसमें 1974 के द्वारा सिक्किम को संयुक्त राज्य या एसोसिएटेड स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। तो बहुत बारीकी से हो सकता है और ये पीसीएस के एग्जाम्स में आपसे ये कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है स्टेटमेंट के रूप में। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 36वां जो संविधान संशोधन हुआ 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब है 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में इसको सम्मिलित किया गया। तो 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब इसमें 13 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। तो बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव। इसमें देखिए बीपीएससी में प्री में पूछा 1999 का ये क्वेश्चन है। तो अब है राज्य विधानसभा में कानून पारित करके
बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव कैसे? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सब गलत है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। राज्यों के निर्माण करने का जो अधिकार है, मैंने बताया था कि आर्टिकल 3 के अनुसार किसके पास है? संघीय संसद के पास है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य को बनाना संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव है, इसीलिए इसका जो विकल्प है वो डी सही है। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनका जो राज्यों का गठन हुआ है वो कौन से सन में किस किस हिसाब से हुआ है और इनका मतलब इसको क्रम में लगाना है सन के अकॉर्डिंग। तो इसमें गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा की बात की गई। तो इसमें सबसे पहले किसका गठन हुआ? तो इसमें देखिए जो हरियाणा है, हरियाणा का गठन होता है 1900 हरियाणा का गठन कब होता है? तो 1966, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होता है। उसके बाद गोवा का गठन होता है 1987 में। तो गोवा पहले क्या था? संघ शासित प्रदेश था और बाद में इसको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कब? 1987 में। और 1987 में ही मैंने बताया था कि 3 राज्यों को, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को राज्यों को मतलब राज्य बनाए गए थे। तो अरुणाचल प्रदेश जो मिजोरम था 1987 में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम असम से अलग करके बनाए गए थे। और गोवा जो था ये पहले संघ शासित प्रदेश था, बाद में इसको राज्य बना दिया गया। तो गोवा का जो गठन हुआ, राज्य को दर्जा इसको प्राप्त हुआ 1987 में प्राप्त हुआ। उसके बाद आता है झारखंड जो है ये किससे अलग होके बना था? तो बिहार से अलग होके बना था। कब? तो 15 नवंबर 2000 को। तो 2000 जो सन था इसमें 3 राज्यों का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड बना था, बिहार से अलग होके झारखंड बना था, मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बना था। तो इस तरीके से इनका गठन हुआ था और सब तीनों की डेट अलग अलग थी। तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। तो बिहार, ये जो झारखंड है ये कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को राज्य का इसको दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद आता है तेलंगाना। तो तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो यह हुआ 2 जून 2014 को। तो यह आंध्र प्रदेश से काटकर बनाया गया था। तो इस तरीके से आपका चौथा, फिर उसके बाद होगा पहला, फिर होगा आपका तीसरा, फिर होगा दूसरा। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए इसमें व्याख्या है। गोवा 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ, तेलंगाना 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000, हरियाणा 1 नवंबर 1966। हरियाणा जो था इसका गठन कैसे हुआ? तो पंजाब का विभाजन करके हिंदी बोलने वालों का हरियाणा राज्य बन गया। तो इस तरीके से कालानुक्रम इसका ये चौथा, पहला, तीसरा, इस तरीके से मैंने बता ही दिया। 32 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए और अंत में दिए गए कोड से का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम की बात की गई है। तो अब इसमें क्रम बताना है हमको। तो देखिए सिक्किम का गठन कब हुआ? 1975 में हुआ सिक्किम का गठन। तो क्या कह रहा है कि कालानुक्रम बताना है और कोड में दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो सिक्किम का जब गठन होता है कब होता है? 1975 में। उसके बाद आपका होता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का गठन आपका, हाँ अभी हमने पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश का गठन जो था 1987 में था। अरुणाचल प्रदेश और जो मिजोरम था वो असम से अलग करके बनाए गए थे। तो सिक्किम का मैंने बताया कब? 1975। फिर 1987 में आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब इसके बाद आएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की अभी हमने बात की थी, ये मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को बना। और ये जो झारखंड है, झारखंड ये किससे अलग होकर बना? बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 को बना। तो इसका जो क्रम होगा चौथा, फिर है दूसरा, फिर है पहला और इसके बाद तीसरा। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब इसमें एक तरफ राज्य गठन वर्ष दिए गए हैं, फटाफट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953, राजस्थान का गठन हुआ 1956, 1 नवंबर 1956 को। महाराष्ट्र का 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय जो था 21 जनवरी 1972। जो मेघालय था असम का पहले उपराज्य था और इसे बाद में इसको राज्य बनाया गया। सिक्किम 16 मई 1975, सिक्किम जो था 16 मई 1975 और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब है अरुणाचल प्रदेश।
तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को मैंने अभी फिर से बता दूं कि इसमें असम राज्य से अलग करके ये बनाया गया था। तो किसकी बात करें, अरुणाचल प्रदेश की। तो अब अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 20 फरवरी 1987। छत्तीसगढ़ यह 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000। 33 नंबर का क्वेश्चन, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान होने के सही कालानुक्रम कौन सा है। तो इसको क्रम में लगाना है। तो राज्यों को भारत संघ से संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम इसको बताना है। तो इसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब इसको डेट आपको पता होगी तभी आप इसको क्रम में लगा पाएंगे। तो देखिए, नागालैंड की मैं बात करूं तो इसका जो गठन हुआ था 1963 में हुआ था। तो इसका गठन 1963 में। उसके बाद जो ये नागालैंड जो था, असम से नागा पहाड़ी और त्वेनसान क्षेत्र जो था उसको मिलाकर के नागालैंड का गठन किया गया था 1963 में। हरियाणा का गठन हुआ 1966 में। तो नागालैंड 1963, उसके बाद हरियाणा जो है 1966। हरियाणा पंजाब का विभाजन करके हिंदी बोलने वालों का हरियाणा राज्य बना। सिक्किम जो था, सिक्किम को मैंने बताया 1975। तो नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975। 1975 में 36वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो था प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश जो था, तो मैंने बताया 1987 को। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो राज्य था इसको असम से अलग करके इसको बनाया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश का 1987। तो इस तरीके से इसका जो क्रम होगा वो बी ऑप्शन ही इसका सही होगा। तो इसमें 34 है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया। तो 1 नवंबर 2000 को आया। और ये किससे अलग होकर बना, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। 35 उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई तो वर्ष 2000 में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 2000 में। कब, 9 नवंबर 2000 में। और ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बनाया गया। 36 निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ। उसके गठन के आरोही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनना है। तो राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ और इनके गठन के आरोही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कोड से सहायता। अब आरोही का मतलब क्या है, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। तो उसी के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है और अपना सही उत्तर देना है। तो देखिए, इसमें जो नागालैंड का जो गठन हुआ वो 1963 में हुआ। उसके बाद आपका हुआ हरियाणा का 1966 में हुआ। अब सिक्किम का कब हुआ, तो सिक्किम का 1975 में। और मेघालय का कब हुआ, तो मेघालय जो था 1972 में और सिक्किम 1975 में। तो आपका जो होगा ये 1972 में मेघालय हाँ, और सिक्किम 1975। तो आपका जो ऑप्शन होगा तो इसका 3, 1, 4, 2 अर्थात सी ऑप्शन इसका सही होगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से इसको भी मिलान करना है। तो देखिए, जब तक आपको इसके राज्यों की डेट मालूम नहीं होगी कि किस राज्य का गठन हुआ, तब तक इनके आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है और ये 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ। फिर इसके बाद हरियाणा का गठन कब होता है, तो 1966 में होता है। और पंजाब का विभाजन कर हिंदी बोलने वालों का मैंने बताया था, हिंदी भाषी जो राज्य था वो हरियाणा बन गया। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल जो प्रदेश है इसका गठन हुआ 1971 में और सिक्किम का गठन होता है 1975 में। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है कि अब इसमें आरोही क्रम में फिर से लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो चलिए इसका देखते हैं। पहले नागालैंड, फिर उसके बाद मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। फिर अब ये पिछले उसमें क्रम में ऐसे ही आया हुआ था। नागालैंड 1963, फिर है मेघालय 1972, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश जो है 1987। तो इसका ये ऑप्शन इसका सही है। अब ये देखिए, अब इसमें 39 में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। तो इसका कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका क्रम है, तो वो इसमें बताना है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो हरियाणा है हमारा, राजस्थान है जो हमारा, इसका गठन होता है 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का गठन होता है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र का जो गठन होता है वो होता है 1 मई 1960 को। फिर है हरियाणा 1966 में। तो राजस्थान 1 नवंबर 1956, महाराष्ट्र आपका 1 मई 1960 और हरियाणा 1966। इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
40 की सूची को सूची 2 सम्मिलित कीजिए। नीचे दी गई सूची को सही उत्तर का चुनाव करना। राज्य अस्तित्व में आने वाले, तो अब देखिए नागालैंड, तो नागालैंड का मैंने कितनी बार बता चुकी हूँ। तो नागालैंड का गठन कब हुआ है बताइए। तो 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था। अब इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिया गया है नागालैंड का गठन कब हुआ, 1963 में। अब झारखंड का जो गठन हुआ हमने बात की थी, झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तो झारखंड का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, झारखंड 2000। तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975, और अब इसमें ऑप्शन में अब नहीं दिया गया तो चलिए 1962 ही मान लेते हैं। तो इस तरीके से जो हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। लेकिन इसमें जो नागालैंड वाली जो बात की गई है ना 1962, ये जो गलत है, तो इसको ये गलत है क्वेश्चन, पहली बात तो देखिए इसको भी आयोग ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। नागालैंड का जो गठन हुआ 1963 में हुआ और असम से नागा पहाड़ी और त्वेनसांग जो क्षेत्र था उसको मिला करके नागालैंड का गठन 1973 में किया गया था। 1 दिसंबर 1963 में इसका नागालैंड का गठन किया गया था। तो देखिए नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975। नागालैंड अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प 1962 दिया गया है जो कि गलत है, और नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया था। 41 निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था? पश्चिम बंगाल का, असम का, पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का। तो अब इसमें बताना है कि किसका जो गठन था 1948 में हुआ। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के तो इसका 1971 हुआ था। असम का जो गठन हुआ था, तो देखिए 1948 में जो गठन हुआ वो तो इसमें ये क्वेश्चन भी गलत ही है एक तरीके से। तो इसकी चलिए व्याख्या ही देख लेते हैं। इस प्रश्न में अंग्रेजी संस्करण में राज्य मतलब स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प जो है वो सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ मतलब प्रोविंस लिया जाए, यदि राज्य का जो अर्थ है अगर प्रोविंस लिया जाए तो 1948 में गठित राज्य जो है हिमाचल प्रदेश होगा। तो अगर हम राज्य का अर्थ क्या लें, प्रोविंस लें, तो इसका जो 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रोविंस और स्टेट बनाने की सूची देखिए इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल का प्रोविंस बना, ये मतलब प्रोविंस था 15 अगस्त 1947 और स्टेट 1950। असम 15 अगस्त 1947 और ये राज्य का बन 26 जनवरी 1950। पंजाब 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 और 25 जनवरी 1971। तो इधर जो ये दिए गए हैं ये क्या है, तो इनको राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971, पंजाब को 26 जनवरी 1950, असम को 26 जनवरी 1950, पश्चिम बंगाल को 26 जनवरी 1950। अब है 42 क्वेश्चन, निम्न में से एक कथन असत्य है, असत्य बताना है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। मैसूर जो राज्य था उसका नया नाम क्या रखा गया, तमिलनाडु रखा गया। असत्य बताना है। अब दूसरा है कि गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। तीसरा है बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो इसमें गलत कौन सा है, तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रख दिया गया, तो ये इसका पहला गलत है। गोवा को दमन एवं दीव से गोवा जो था दमन और दीव से उसको अलग किया गया था। बंबई जो है बंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित हो गया। तो यहाँ जो बंबई प्रांत को भाषा के आधार पर इसका विभाजन किया गया और मराठी बोलने वालों का महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों का गुजरात हो गया। कब, 1960 में। हिमाचल प्रदेश पहले क्या था, हिमाचल प्रदेश जो था यह पहले संघ शासित प्रदेश था जिसे बाद में राज्य बना दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1971 में। तो इस तरीके से इसका डी वाला जो है वो गलत है। अब इसमें व्याख्या है कि मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम क्या पड़ा, कर्नाटक। मैसूर का नया नाम बाद में क्या पड़ा, 1973 का जो अधिनियम आया मैसूर राज्य अधिनियम 1973, इसके बाद मैसूर का जो नाम था वो नया नाम कर्नाटक पड़ा, इसलिए कथन इस असत्य है। गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 में आया जिससे क्या किया, गोवा को अलग कर किया गया और बंबई जो पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत बंबई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। तो मैंने बताया कि बंबई प्रांत का भाषाई आधार पर विभाजन हुआ और मराठी बोलने वालों का महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों का गुजरात हो गया। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश क्या था, संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अन्य तीनों जो कथन है वो सत्य हैं। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य
क्षेत्र बना। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को क्या बनाया गया? संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। तो इसको हिमाचल प्रदेश को कब संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को। और इसको पूर्ण राज्य कब बनाया गया? तो 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। किसको? हिमाचल प्रदेश को। अब की भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1856, 1956, 1957 और 1960। तो डेट बताना है इसमें। तो इनमें जो डेट दी गई है वो सभी गलत हैं, क्योंकि जब भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना थी वो 29 दिसंबर 1953 को की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी थी। तो इसमें जो ऑप्शन कोई भी इसमें सही नहीं है। इसको आयोग ने भी इसको मूल्यांकन से क्या किया है? बाहर कर दिया है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई। इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष तो कौन थे? तो फजल अली थे। और इनके अन्य 2 सदस्य तो कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू और M.K. पनिक्कर, यह इसके अन्य सदस्य थे। किसके? फजल, ये जो आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब इसमें इसीलिए प्रश्न में उपर्युक्त विकल्प नहीं है, तो विकल्प ही नहीं है उसमें दिया गया है। तो याद रखिएगा कि जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन अधिनियम जो आयोग थी इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1953 को और रिपोर्ट इसने 30 दिसंबर 1955 को सौंपी। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। मतलब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को पृथक करके राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में किया गया। तो आंध्र प्रदेश जो था भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो फिर से वही क्वेश्चन है कि 45 भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना? तो इसमें भी आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश में एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? 1953 में। अभी हमने पढ़ा 1953 में। अब 48 भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा मतलब SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? मतलब किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो इसमें हमको बताना, तो बिहार को कभी नहीं प्रदान किया गया। और इसमें ऑप्शन सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये सब दिए गए हैं। तो उस आधार पे अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा मतलब SCS का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। कितने 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। 8 पूर्वोत्तर भारत में से, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में से है। पूर्वोत्तर एवं 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम क्या है? शामिल है। तो इसमें अभी तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। इनमें से 8 पूर्वोत्तर भारत से हैं, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्रों से हैं। तो 8 पूर्वोत्तर भारत से हैं, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्रों से। तो हिमालयी क्षेत्रों में है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ये सब क्या है? राज्य के रूप में है। मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये राज्य के रूप में से हैं। पूर्वोत्तर में 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर अब क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 50 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो एक सत्य है? तो कांग्रेस के नागपुर सत्र, कांग्रेस का जो नागपुर सत्र था 1920 के पश्चात जो अधिवेशन हुआ 1920 में, पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति के गठन भाषाई आधार पर किया गया। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो इसमें बताना है कौन सा सत्य है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ए भी सही है, बी भी सही है, ए भी मतलब बी भी सही है और ए भी सही है। इस तरीके से आपका कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन वर्ष हुआ 1920 में। नागपुर में कहाँ हुआ? नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ। इसी अधिवेशन के पश्चात जो प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। तो जो इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि जो प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आजादी के बाद वर्ष 1948 में
संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। तो भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में किसने, संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की, किसकी, भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। और इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को क्या किया, नकार दिया, मतलब मना कर दिया। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की 3 सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इस तरह विकल्प जो है वो डी भी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हमारा अगला टॉपिक होगा अगले लेक्चर में नागरिकता। तो हम नागरिकता की बात करेंगे। जाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है और आप इस घटना चक्र का जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं करिए। अगर बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से, जो मैंने अभी वीडियो अपलोड की हुई हैं, तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी का रिवीजन आप अच्छे से कर सकते हैं। और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा नागरिकता। तो अगले लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसी में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसमें ऑल पे सेटिंग कर दीजिएगा उसकी, जिससे जब भी कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो वो टाइमली आपको मिल जाएगा जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।